हेलो दोस्तों। अगर आप 10 साल पहले अपना पहला स्मार्टफोन ढूंढ रहे होते तो चांसेस थे कि आपने माइक्रोमैक्स को जरूर चुना होगा। कुछ समय के लिए लगभग 2014 टू 15 के आसपास ये गुड़गांव बेस्ड ब्रांड इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन ब्रांड था। सैडली उनका ये मार्केट डोमिनेंस ज्यादा समय तक चला नहीं। Xiaomi, वीवो और ओप्पो जैसे सस्ते और स्लिक चाइनीज फोन्स की एक वेव जल्द ही मार्केट पर आ गई और माइक्रोमैक्स लगभग मार्केट से हट गया। वहां से माइक्रोमैक्स के चेंज का समय शुरू हुआ। ये स्मार्टफोन रेस से पीछे हट गया और कंपनी को सस्टेन करने के लिए एक सेक्टर ढूंढने के लिए वाइल्डली पिवट करने लगा। इसने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में कोशिश की, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स तक अपनी रेंज बढ़ाई और एंट्री लेवल फीचर फोन्स बनाने पर उतर आया। कई साल बाद इसे फाइनली एक दूसरा चांस मिला, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे, और उन्हीं सेम चाइनीज कंपनीज के लिए जिन्होंने कभी इसे डीथ्रोन कर दिया था। लेकिन कंपनी में अभी भी एम्बिशन की कमी नहीं है। ये अब टेक्नोलॉजी की सबसे हार्डेस्ट और सबसे टाइटली गार्डेड बिजनेस में से एक में ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है। मैं कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहा हूँ। लेट 2024 में इसने ताइवान की फाइसॉन इलेक्ट्रिक के साथ एक जॉइंट वेंचर में एंटर किया और माईफाई सेमीकंडक्टर्स नाम के नए एंटरप्राइज का मेजॉरिटी कंट्रोल ले लिया। और अब ये जेवी एंटरप्राइज ग्रेड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या एसएसडीज डिजाइन और बिल्ड करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। सालों पहले स्मार्टफोन्स में इसके पहले फोरे की तरह ये भी एक डेयरिंग अटेम्प्ट है। जैसे जैसे दुनिया नए डेटा सेंटर्स बिल्ड करने के लिए रेस कर रहा है, मेमोरी एक बॉटलनेक बन रही है। अगर माइक्रोमैक्स इस बिजनेस में एक फुटहोल्ड मैनेज कर लेता है तो आगे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं। पर क्या ये एक्चुअल में कोई डेंट बना भी सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एसएसडी इंडस्ट्री और इसमें माईफाई के एंट्री के बारे में समझेंगे। हम इस वीडियो में इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ रिस्क्स के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएसडीज के बारे में समझते हैं। एक एसएसडी डेटा स्टोर करने का एक डिवाइस होता है। आप एसएसडी को शायद अपने लैपटॉप के डेटा स्टोरेज जैसे जानते होंगे, जो पुराने स्पिनिंग हार्ड डिस्क से एक फास्टर और ज्यादा ड्यूरेबल वर्जन है। और वही सेम टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज ग्रेड डिवाइसेस तक स्केल अप भी होती है, जो डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं और इसके हैवी लोड को प्रोसेस करने के लिए नॉन स्टॉप चलते हैं। हाल ही तक इंडिया अपने डेटा सेंटर्स में यूज होने वाले सारे एसएसडीज इंपोर्ट करता था, पर अब माईफाई इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है। एसएसडी के बारे में समझे तो आप मान सकते हो कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। आपका डेटा NAND फ्लैश मेमोरी नाम के चिप्स में फिजिकली स्टोर होता है। ये खाली फाइलिंग कैबिनेट से भरे एक जाइंट वेयर हाउस की तरह है। इनमें कई बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकते हैं, और क्या एक सेल फुल है या एम्प्टी ये आपको बाइनरी में ये बताता है 0 और 1 के थ्रू। लेकिन ये चिप्स थोड़ी डम्ब होती हैं। वो चीजें स्टोर कर सकती है पर कुछ और नहीं। वो स्टोर की गई डेटा को रीड नहीं कर सकती, या नए फाइल को कहाँ रखना है या पुराने को कहाँ से ढूंढना है इस पर डिसीजंस नहीं ले सकती। उसके लिए आपको इसके ब्रेन जैसे एक्ट करने के लिए एक दूसरे चिप की जरूरत होती है, जिसे कंट्रोलर कहते हैं। इस चिप का काम कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये डिसाइड करता है कि डेटा का कोई पीस कहाँ जाता है और इसे कैसे वापस लाना है। और तो और NAND फ्लैश मेमोरी खराब होती रहती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसके छोटे सेल्स के अंदर और बाहर पुल किए जाते हैं। तो कंट्रोलर फाइल्स को आजू बाजू शफल करता है और ग्लिचेस को कैच और फिक्स करने के लिए कांस्टेंट एरर चेक्स भी चलाता है। और अगर पावर सप्लाई अचानक बंद हो जाए तो ये सब कुछ बंद होने से पहले आप जिस चीज पर काम कर रहे थे उसे सेव करने के लिए एक छोटा बिल्ट इन एनर्जी रिजर्व का यूज भी करता है। इस छोटी सी चिप के बिना कोई भी स्टोरेज स्लो हो जाएगी, इसका डेटा करप्ट हो जाएगा और ये बर्नआउट भी हो जाएगा। और ये चिप बनाना मुश्किल भी होता है, और यही वजह है कि माइक्रोमैक्स ने फाइसन के साथ जेवी बनाया है। फाइसन कंट्रोलर्स बनाने में दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक है। ये $3 बिलियन की कंपनी 24 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस और अपने नाम पर 2000 से ज्यादा पेटेंट्स के साथ आती है। इसके अपने काउंट के मुताबिक प्लैनेट पर कहीं भी शिप होने वाली हर 5 में से एक एसएसडी फाइसन कंट्रोलर यूज करती है। माइक्रोसॉफ्ट फाइसन जॉइंट वेंचर या माईफाई एसएसडी मार्केट के एक स्पेसिफिक और बहुत इंटरेस्टिंग नीश को देख रहा है। जो ड्राइव्स वो बना रहा है वो एक पर्टिकुलर चैलेंज को सॉल्व करती है जो एआई मॉडल्स फेस करते हैं। कोई भी एआई मॉडल बहुत सारे डेटा के थ्रू एक साथ काम करता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो डेटा इसके प्रोसेसिंग कोर को कंटिन्यूसली फीड किया जाना चाहिए। आप उस सारे डेटा को एक सेपरेट मेमोरी ड्राइव में नहीं रख सकते जो कहीं और ही बैठा हो। जिस स्पीड में इस मॉडल को डेटा की जरूरत होती है ये उसके लिए बहुत स्लो और दूर हो जाता है।
फिलहाल वो सारा डेटा एक जीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी के अंदर ही फिट किया जाता है, जिसे इसकी वीरैम या वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये फास्ट है, पर ये साइज में फिक्स्ड होता है और बहुत महंगा भी। ये जीपीयू के अंदर ही बिल्ट होता है और आप इसे एक्सपैंड या टॉप अप नहीं कर सकते, जैसे आप पीसी में एक रैम स्लॉट को ऐड कर सकते हो। तो एक बड़े एआई मॉडल के लिए, जो वैसे भी मॉडर्न एआई मॉडल्स होते ही हैं, इसका यूजुअल फिक्स ब्रूट फोर्स होता है। आप ग्राफिक कार्ड्स का एक बड़ा रैक खरीदते हैं और उन्हें एक साथ चेन करते हैं, मेनली उनकी कंबाइंड मेमोरी को एक जगह करने के लिए, ना कि एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर के लिए। किसी भी एक मोमेंट पर वहां सिर्फ एक जीपीयू ही हो सकता है जो मॉडल के एक छोटे स्लाइस के लिए मैथ कर रहा हो, जबकि बाकी अपनी टर्न का वेट करते रहते हैं। ये काफी वेस्टफुल है और ये सीरियस एआई को एक छोटी कंपनी, लैब या यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महंगा भी बना देता है। लेकिन फाइसन इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एक नए डिजाइन के साथ, जिसे ये एआई एडैप्टिव प्लस कहता है। एक पूरे मॉडल को उस रेयर महंगे मेमोरी में फोर्स करने की बजाय एआई एडैप्टिव प्लस सिर्फ एक्टिव स्लाइस को जीपीयू पर रखता है, जबकि बाकी को एक बड़े सस्ते एसएसडी पर पार्क कर देता है। जैसे ही कार्ड नए डेटा के लिए रेडी होता है, ये एक एक करके स्लाइसेस ऊपर पास करता रहता है। क्योंकि एक एसएसडी एक ग्राफिक कार्ड के मुकाबले कम कॉस्ट करता है, ये कॉस्ट को बहुत नीचे लाता है। पुराना सिस्टम एक इंडस्ट्रियल किचन जैसा है, इसीलिए नहीं कि आपको इसके सारे स्टोव्स की एक साथ जरूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने इंग्रेडिएंट्स लेआउट करने के लिए पूरे काउंटर स्पेस की जरूरत होती है। फाइसन का चिप आपको इसे एक बड़े वेल स्टॉक पैंट्री वाले रेगुलर किचन से स्वैप करने देता है। अब नेचुरली इसके ट्रेड ऑफ्स भी हैं, जैसे इस नए डिजाइन के साथ भी एक एसएसडी से डेटा फेच करना जीपीयू पर सारा डेटा स्टोर करने से स्लो है। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे जीपीयूज का एक रैक रन करना बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, सिर्फ उसके लिए ये एक फेयर ट्रेड लग सकता है। और तो और, जैसे ऐसे चिप कंटिन्यूसली डेटा के स्लाइसेस को एसएसडी से एक प्रोसेसर तक लाएगा और ले जाएगा, ये उस मेमोरी को लगातार राइट और वाइप करता रहेगा। वो सारी एक्टिविटी एक रेगुलर एनएएनडी फ्लैश मेमोरी को हफ्तों में ही बर्न कर देगी। तो ये चिप एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैश का यूज करता है, जिसे स्यूडो एसएलसी या सिंगल लेवल सेल कहते हैं। जहां रेगुलर मेमोरी दिन में सिर्फ एक बार पूरी तरह फिल और वाइप की जा सकती है, ये दिन में ऐसे 100 साइकिल से गुजर सकती है, हर दिन 5 साल तक। और ये वही स्टोरेज है जो माईफाई इंडिया में बिल्ड करना शुरू कर रहा है, ऐसे हैवी ड्यूटी एआई ड्राइव्स जो उस सिस्टम में प्लग होती हैं। ये लोकल बायर्स के लिए है जो क्लाउड सर्वर्स रेंट करने के बजाय अपने मशीन्स पर बड़े मॉडल्स को रन या फाइन ट्यून करना चाहते हैं, जो सेंसिटिव डेटा को इन हाउस भी रखता है। पर माइक्रोमैक्स ये पिवट क्यों कर रहा है? मेमोरी अभी एक जरूरी इंडस्ट्री है। इंडिया एक एआई और डेटा सेंटर बूम के बीच में है और उन सारे डेटा सेंटर्स को बहुत सारी स्टोरेज की जरूरत है। फाइसन इस बूमिंग मार्केट में अंदर आने का एक रास्ता ढूंढ रहा है, पर इसके साथ एक बड़ा डिसएडवांटेज आता है। ये एक फॉरेन कंपनी है जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस नहीं है। तो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास इस स्पेस में नेचुरल एडवांटेजेस होंगे। नई डिमांड का एक सिग्निफिकेंट स्लाइस गवर्नमेंट लिंक बायर से आने की उम्मीद है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट एजेंसीज, डिफेंस सिस्टम्स। मतलब ऐसा कस्टमर जो इंडिया में बनी और इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी से हार्डवेयर चाह सकता है। फाइसन ऑटोमेटिकली इस मार्केट से शट आउट नहीं होगा, पर एक ताइवानीज फर्म जैसे जो इंपोर्टेड ड्राइव सेल कर रही है, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका बेस्ट केस एक ऐसा इंडियन पार्टनर होगा जो पहले से ही इंडियन सॉइल पर मैन्युफैक्चर कर रहा हो और फिनिश ड्राइव्स को होम ग्रोन काउंट करने के लिए इंडियन ओन्ड हो। और माइक्रोमैक्स के पास एग्जैक्टली यही था। भगवती प्रोडक्ट्स नाम के अपने मैन्युफैक्चरिंग आर्म के थ्रू ये पहले से ही सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइंस चलाता था, जो चिप्स को सर्किट बोर्ड्स पर प्लेस करती हैं। तो जॉइंट वेंचर सही था। फाइसन को एक मार्केट मिलता है, जबकि माइक्रोमैक्स को आइडियली टेक ट्रांसफर मिलता है। माइक्रोमैक्स 55% ओन करता है और ताइवान की फाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स 45% ओन करती है। अभी के लिए माईफाई एक महीने में लगभग 30,000 एंटरप्राइज यूनिट्स बना रहा है और कहता है कि वो 3 लाख तक हिट करना चाहता है। मतलब एक साल के अंदर एक 10 गुना जंप, लगभग 1000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू को चेज करते हुए और ऊपर से दूसरे 1000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हुए। कोई भी जॉइंट वेंचर बिना रिस्क के नहीं आता और इसमें काफी सारे हैं। पहला मेजर रिस्क ये है कि पूरा मेमोरी बिजनेस, चाहे वो कंज्यूमर हो या एंटरप्राइज, बिगिनर्स के लिए नहीं है। किसी भी गिवन टाइम पर ये हमेशा से बड़े मार्केट शेयर होल्ड करने वाली सिर्फ 3-4 कंपनीज का ही एक ओलिगोपोली रहा है। अभी वो सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रॉन है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मार्केट बहुत साइक्लिकल है। जब डिमांड हाई होती है तो मेमोरी मेकर्स बड़े मार्जिन्स अर्न करते हैं। जब डिमांड वीक होती है या प्लेयर्स ओवर प्रोड्यूस करते हैं तो प्राइसेस लगभग रातों रात क्रैश हो जाते हैं और कंपनीज बिलियंस में लॉसेस बुक करती हैं। उस रोलर कोस्टर से सरवाइव करने के लिए आपको बहुत डीप पॉकेट्स चाहिए होते हैं। ज्यादातर न्यू कमर्स मार्केट डाउन टर्न में वाइप आउट हो जाते हैं।
तो जब दुनिया ओवर प्रोड्यूस करती है और प्राइसेस क्रैश होती हैं, तो सैमसंग और माइक्रॉन जैसे जाइंट्स आराम से अपने बिलियंस के कैश पर रिलैक्स कर सकते हैं और चीजें रिकवर होने तक एक प्राइस वॉर को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे यंग वेंचर के पास वो कुशन नहीं होता और एक डाउन टर्न इनके लिए फेटल हो सकता है। दूसरा मेजर रिस्क डिपेंडेंस है। सर्किट बोर्ड्स इंडिया में असेंबल और प्रोग्राम किए जाते हैं, पर दो चीजें जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, मतलब कंट्रोलर सिलिकॉन और रॉ NAND वेफर्स, अभी भी फुल्ली इंपोर्टेड हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई उन्हें नहीं बनाता। कंट्रोलर्स ताइवान से आते हैं, तो ताइवान स्ट्रेट के आसपास कोई भी टेंशन उस सप्लाई को रातों रात रोक सकता है। NAND खुद कोरियन, जापानीज और US जाइंट्स पर डिपेंड करता है। अगर वो इंपोर्ट्स रुकते हैं, तो इंडियन असेंबली लाइंस उनके साथ रुक जाएंगी। फिर ट्रस्ट का भी एक प्रॉब्लम है। एक कॉशियस बैंक या एक डेटा सेंटर मैनेजर या किसी ऐसे इंसान को कन्विंस करना जो हॉस्पिटल डेटाबेस मैनेज करता हो कि वो अपना सबसे क्रिटिकल डेटा सस्ते फोन्स के लिए फेमस ब्रांड को हैंडओवर करे, एक लंबा और मुश्किल टास्क है। उस रेपुटेशन को बिल्ड करने में कई सालों का फ्लॉलेस परफॉर्मेंस लगता है और एक सिंगल हाई प्रोफाइल फेलियर भी इसे खत्म कर सकता है और ब्रांड को सालों पीछे धकेल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस JV के साथ माइक्रोमैक्स एक कमबैक कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।